अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट एंड इनकम इन पाकिस्तान। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूं, शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत जबरदस्त फीडबैक आया है, बहुत सारी ट्वीट्स आई हैं जो कि शो में शामिल भी करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। लेकिन सर सवाल पहला मेरा ये है कि पाकिस्तान में जो ये बैरूनी ममालिक की आमदनी है इसको किस तरह से देखा जाता है? ये फॉरेन करेंसी में काउंट होती है या फिर रूपी में? देखिए, पाकिस्तान में इस पे हम बात करेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं इस टॉपिक को तो ये एक बड़ा पुराना इशू है। ठीक। और हर पाकिस्तानी जिसके पास दूसरे मुल्कों के रेजिडेंट वीजा या शहरियत होती थी तो उनको हमने देखा है कि बड़े मोहतात होते थे वो वहाँ के कानून को फॉलो करने के लिए, वहाँ के टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। और ये पनामा लीक की जो हुआ है उसके बाद, उसके मार्कात के बाद जो है लोग जो हैं मतलब लोगों को नजर आने लगा है कि ये क्या सूरत हाल है, क्योंकि लोगों के पास अमेरिकन सिटीजनशिप, कैनेडियन सिटीजनशिप, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप वो सब होती थी और वो जो है वहाँ पे अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, बाकायदगी से फाइल करते थे। और जब पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात आती थी वो कहते थे हमें यहाँ भी रिटर्न फाइल करना है। ओके। अच्छा, तो ये जो सूरत हाल थी ये बड़ी गुमगु की सूरत हाल थी। मुझे ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में रिटर्न फाइल करना है, जबकि कानून इस पर बिल्कुल वाजे था, शुरू दिन से वाजे था, आज भी वाजे है कि जहाँ भी आप पाकिस्तान रेजिडेंट हो जाते हैं, जो हमने बात की थी 183 दिन से ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे आपको अपनी वर्ल्ड इनकम दिखानी पड़ती है और वर्ल्ड असासे दिखाने पड़ते हैं। अब अगर आपको समझ नहीं थी तो अब समझ आ जानी चाहिए। अब मामला जो हैं बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। पाकिस्तान जितने के मशी मसाइल जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, इसमें इस तरह के एडवेंचरस इंटरप्रिटेशन जो है ना वो अब मेरे ख्याल में हम उसके मुतहम्मिल नहीं है। सही, हम ठीक है ना, हमें अगर इंटरप्रिटेशन करनी है तो फेयर इंटरप्रिटेशन करके जो भी आपको आप लॉ के अंदर आपका बेनिफिट है उसको लें। इसी तरह डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट अगर आपने सुना हो, ये दो ममालिक साइन करते हैं कि उनके एक शहरी पे टैक्स 2 दफा ना लगे। तो ये भी डबल टैक्सेशन पाकिस्तान ने 65 ममालिक से साइन किया हुआ है। लेकिन इसके साइन करने में कहीं भी लिखा हुआ है कि आमदनी पे टैक्स वहां भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो कुछ लोग कुछ लोग ये इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं कि किसी डबल टीटी में यूके के साथ, यूएई के साथ ये लिखा हुआ है कि वहां भी टैक्स हो सकता है, तो वो वहां टैक्स दे दिया। तो ऐसा नहीं है। आपको वो इनकम भी यहाँ दिखानी पड़ेगी, जो टैक्स पे किया दिया उसका क्रेडिट मिलेगा आपको, लेकिन डिफरेंशियल पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो सूरत हाल है ये इस तरह की सूरत हाल है। और मैंने पहले जैसे कहा कि अब लोगों को ये जहन में होना चाहिए कि हमें जो है अपना सही टैक्स देना है। और सही टैक्स जब भी हम दे सकते हैं जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, जब हमें ये जहन में हो कि हमें अपना ड्यू टैक्स देना है, जब भी हम सही टैक्स दे सकते हैं। अगर हम लेफ्ट राइट करना चाहेंगे, अगर हम कोई एक्सक्यूज देना चाहेंगे तो अब मेरे ख्याल में वो वक्त नहीं है, वो वक्त गुजर गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये जो टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या बैरूनी ममालिक की आमदनी पे टैक्स का जो रेट है वो वही होगा जो पाकिस्तानी आमदनी पे होता है? जी, अगर आमदनी की बात है तो आमदनी चाहे बैरून मुल्क से कमाई जाए चाहे पाकिस्तान से कमाई जाए, आमदनी की जेनरिक चेंज नहीं होती। ओके फाइन, ठीक है ना? उसका स्टेटस चेंज नहीं होता, उसका रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं होता, वो उसी रेट पे टैक्स होगी। अब क्योंकि वो डॉलर्स में आएगी, पाउंड्स में आएगी और दूसरी करेंसी दुबई के, मगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना अगर करेंसी चेंज है तो शायद टैक्स रेट में भी कोई कमी बेशी हो सकती है या टैक्स रेट में भी जो है ना वो डिफरेंशिएशन हो सकती है। देखिए, करेंसी अनफॉर्चुनेटली हमारी करेंसी जहाँ पे खड़ी हुई है वो उस पे हर जगह की दूसरी करेंसी जो है उसमें आपको बेनिफिट ही होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप दुबई के उसमें कमाएं, करेंसी में कमाएं, या आप पाउंड्स में कमाएं या डॉलर्स में कमाएं, तो आपको जो है वो फायदा ही होता है। कन्वर्जन रेट में आपको फायदा, तो फायदा यहाँ भी होता है, वो उसको फायदे को रिकंसाइल होना जरूरी है। ये जहन में होना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ की अप्रोच है ना कि ये एग्जेम्पशन वो एग्जेम्पशन लॉ में प्रोवाइडेड है, ठीक है, लेकिन ये कि आपको ये देखना है कि अगर आपको फायदा हुआ तो आपको उसको रिकंसाइल करना है। आइदर वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी या उस पर आपको टैक्स देना है। और वही इनकम से, जो पहले भी मैंने प्रोग्राम में बात की, इनकम से आप अपने अखराजात करते हैं और असासे बनाते हैं। ठीक है, आप अपने खर्चे और जो है
आपकी आमदनी जो है वो अगर एक्स अमाउंट है तो आपके खर्चे जो हैं वो जो है उससे उसके साथ मैच करने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, खर्चे आपके 10 लाख के हैं। सर ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है और ये बड़ा डिबेटेबल थिंग है कि आपका जो खर्चा है, अगर आपकी जो आमदनी है, अगर आपके अखराजात, आपका लाइफ स्टाइल उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो लोग ये कहते हैं कि इस सवाल का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स कि हम कैसे ये बताएं कि मतलब हमारी आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स, बट पॉइंट ये है कि एवरीथिंग हैज अ इफेक्ट ऑफ अ डिस्क्लोजर। ऑब्वियसली, ठीक है ना, आपको डिस्क्लोज करना है जब अगर आप टैक्स, और दूसरे उसका इम्पैक्ट टैक्स पे टैक्स आएगा, तो उस पे जो टैक्स आएगा वो आप दे दें तो उस इनकम से जो आप करना चाहें करें। अब आप उसे टैक्स ना दें तो वही इनकम आपका काला धन हो जाता है, वही इनकम आपकी अनडिक्लेयर्ड हो जाती है, और वही इनकम आपकी इलीगल मीन्स हो जाती है। इलीगल मीन्स हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, बेसिकली ये क्या है और ये किन लोगों को एग्जम्पशन देता है? देखिए, अगर आप इसके बात करें तो ये एक OECD मॉडल में इन्होंने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट बनाया है। उसमें ये होता है कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं दुबई में भी काम कर रहा हूँ, तो ये नहीं हो, दुबई में क्योंकि टैक्स नहीं है, अगर हम इसकी मिसाल ले लें यूके से, मैं यूके में भी काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान में भी काम कर रहा हूँ, तो मुझ पे 2 दफा टैक्स ना लगे। ओके, तो इसका पूरा नाम है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। अवॉइडेंस ऑफ डबल तो टैक्सेशन, ये अवॉइड करता है डबल टैक्सेशन इन एक इंडिविजुअल आदमी पे। जिन कंट्री के साथ आपकी रिलेशनशिप होती हैं, इकोनॉमिक टाइज होती हैं, उनके साथ आप इस टाइप के अरेंजमेंट करते हैं कि आपके शहरी और उनके शहरी ठीक मिलके उनको डबल इम्पैक्ट ना हो टैक्स का। और वो टैक्स का इम्पैक्ट जो है वो अगर डबल होगा तो उस तरह जो है वो उनके लिए बर्डन होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपने यूके में टैक्स दे दिया तो उसका, जैसे मैं पहले बात की, उसका क्रेडिट आपको यहाँ मिलेगा। पाकिस्तान अगर यूके का नेशनल है तो पाकिस्तान में दे दिया, उसका क्रेडिट वहाँ मिलेगा। क्रेडिट वहाँ मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर सवाल जाने से पहले अगर पिछले प्रोग्राम में हमारे जो ट्वीट्स आई हैं तो लोगों को बाद ये फीडबैक आता है कि वो उनके सवाल रह जाते हैं, तमाम सवालों के जवाबात जो है वो नहीं दिए जाते और बहुत सारी ट्वीट्स जो हैं वो रह जाती हैं। तो मैं पिछले शो से रिलेटेड जो है वो कुछ ट्वीट्स पूछ लेती हूँ और डेफिनेटली हमें बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि जी आप लोगों के जो ट्वीट्स होते हैं वो हमारे सवाल रह जाते हैं और आप लोग जवाब नहीं देते। अच्छा, ये एग्रीकल्चर का हमारा एक टॉपिक था, तो उस हवाले से यहाँ पर ये सलाउद्दीन मंजूर साहब हैं, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अ लैक ऑफ टैक्स कलेक्शन। वी आर 10% ऑफ देयर अबाउट GDP व्हेन अदर इन द रीजन एट 16%। टैक्सिंग एग्रीकल्चर इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ आवर डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स। देखिए, ये अब बड़ा जेनरिक किस्म की बात कर रहे हैं। बात यह है कि ये बात हमें भी पता है कि पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है, अब एग्रीकल्चर बेस्ड है। आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दुनिया भर में मानी जाती हैं, तो आप उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप कन्वेंशनल स्टाइल में चलाएंगे तो उसके इम्पैक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, आपको उसको मॉडर्न लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, तो उसकी मल्टी पर्पज वो आएंगे, आप उससे अर्न भी करेंगे और आप उसको टैक्स लगाएंगे तो टैक्स भी देंगे। तो ये बेसिकली देखें, ये तो हुकूमत का काम है कि उस इंडस्ट्री के लिए एक्सपेंशन करे, लोगों को इंसेंटिव ऑफर करे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे, तो मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर भी बहुत बेहतर बढ़ सकता है। और उससे फिर अगर वो टैक्स लगाएं, जैसे हमने बताया था कि प्रोविंशियली टैक्स है, बिल्कुल उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही, कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, असेसमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, अगर वो सारी चीजें हों तो मेरे ख्याल में उसका भी कोई इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा और वो भी अपना टैक्स टू GDP में कंट्रीब्यूट करने लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि TP में कंट्रीब्यूट करने लगा। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, आपके ट्वीट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम इन पाकिस्तान, और इसी हवाले से अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है नवीद इंदिराबी साहब ने, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। क्या कहना चाहेंगे सर? जी अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम नबी साहब। जी अनवर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपको जैसे बताया आज हमारा टॉपिक है कि डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, फॉरेन एसेट्स एंड इनकम इन पाकिस्तान, और आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक है। 2018 की एमनेस्टी के बाद, उसके बाद 2019 की एमनेस्टी आई। अब जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको जो अपनी इनकम है, वो इनकम के इम्पैक्ट जो टैक्स का नज़र आ रहा है उसकी वजह से काफ़ी हैवी टैक्स आ रहा है। तो अब लोग
डिफरेंट किस्म की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लोग थोड़े कंफ्यूज भी हैं, लोगों को क्लियरिटी भी नहीं, बिकॉज ये 70 साल में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में लोग अपनी फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट पे, मतलब एमनेस्टी की बात तो हो गई दो, लेकिन नॉर्मल टैक्स रिटर्न में उसका डिस्क्लोजर दिखा रहे हैं। तो आप कैसे समझते हैं ये क्या इसमें कोई नॉर्मल जो हम पाकिस्तान में इनकम जिस तरह कंप्यूट करते हैं उसमें कोई फ़र्क है, या इसमें कोई और कंसिडरेशन है होती है लोगों को टैक्स कंप्यूट करने के लिए? हेलो साहब, जहाँ तक टैक्स का निज़ाम है, पाकिस्तान का जो टैक्स निज़ाम है वो अब तकरीबन दुनिया के निज़ाम के मुताबिक चलता है, और इसीलिए हमारा निज़ाम जो है वो इस वक्त जो है वो टोटल वर्ल्ड इनकम के ऊपर बेस करता है कि जो आदमी पाकिस्तान में शहरियत रखता है, यानी कि जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, वो टैक्स पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक देगा अपनी उस आमदनी के ऊपर जो कि पूरे दुनिया से उसके पास ओरिजिनेट करती है या उसको मिलती है। कहने का मकसद ये है कि जो शख्स, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, इस तरह नहीं है कि ये पाकिस्तानी नेशनल की बात कर रहे हैं हम। पाकिस्तान में जो रिहाइश पजीर है, जो आदमी पाकिस्तान में रेजिडेंट है, उसकी आमदनी कैसे टैक्स होनी है, ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो इनकम टैक्स का कानून है वो पाकिस्तानियों के लिए तो है ही है, मगर वो शहरियत जो है, यानी कि रिहाइश पजीर जो आदमी है उसके लिए ऊपर लागू है, चाहे वो इंग्लिस्तान की शहरियत रखता हो या अमेरिका की शहरियत रखता हो या चीन की शहरियत रखता हो। अगर वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हो गया है तो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उसको टैक्स अदा करना है। ठीक है, अगर तो आप जो आप कहना चाह रहे हैं उसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के टैक्स कवानीन के तहत रेजिडेंट है उसको पाकिस्तान में अपना टैक्स रिटर्न और अपने टैक्स पे करने हैं वर्ल्ड इनकम। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देखेंगे तो उसमें सेक्शन 80, 81, 82 में आप चलते जाइए तो वहाँ आपको बड़ा क्लियरली नजर आएगा कि शहरियत रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, चाहे वो इंडिविजुअल का हो, चाहे फर्म का हो, चाहे कंपनी का हो। तो उन्होंने पाकिस्तान में एक इंडिविजुअल के लिए, एक शख्स के लिए रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट है कि वो, ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई। अब जो बात हम करते हैं कि अगर एक आदमी यहाँ पे रेजिडेंट टैक्स पेयर है और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रेजिडेंट हो गया, अब उसकी आमदनी मुख्तलिफ ममालिक में है, एक या दो मुल्कों में है और पाकिस्तान में भी उसकी आमदनी है। अब हम उसको आमदनी को पाकिस्तान में जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसको अपना डिस्क्लोजर देंगे। तो ये जो लोगों का आजकल वहाँ में लोगों के जहन में कंफ्यूजन है कि जो वहाँ टैक्स दे दिया गया है तो यहाँ टैक्स नहीं दिया जाएगा, तो इसको आप क्या समझते हैं, लोगों को कैसे इसको डील करना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा तो आप इसके ऊपर जिक्र कर ही लिया होगा कि ये सारा काम जो उजागर हुआ है ये प्रॉपर्टी एसेट्स और पनामा लीक्स और इसकी वजह से ये सामने आई है। जी बिल्कुल सर। इससे पहले शायद ऐसा नहीं था, लोग खामोश बैठे हुए थे कि वहाँ किसी को क्या पता लगना है, और शायद हमारा जो टैक्स निज़ाम है वो भी इसके ऊपर खामोश था। जी इस वक्त देखिए ज्यादातर लोग टैक्स के कानून में तो ये था पहले से ना, मतलब जी देखिए, टैक्स के कानून में ऐसा कोई मसला नहीं है कि वहाँ पे पहले नहीं था या नहीं था, अब नया कोई कानून आ गया, ऐसी बात नहीं है। जो एक नई चीज आई है वो ये है कि उन्होंने अब 116A एक इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसपे उन्होंने मोहर लगा दिया है कि अगर किसी शख्स जो पाकिस्तान में है, रेजिडेंट है, और उसकी आमदनी $10,000 से ज्यादा है या $1,00,000 से उसके 10,000 बाहर हैं, तो वो पाकिस्तान में अपना गोशवारा जमा कराएगा, स्टेटमेंट जमा कराएगा। ठीक है, मगर ये एक उस चीज से हटके है जो कि मैं और आप समझते हैं कि ये मतलब ये एक एक्स्ट्रा उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। कानून ये है कि जो हमने पाकिस्तान में डबल टैक्सेशन ट्रीटीज की हुई है, जो कि अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटीज हैं, वो क्लियरली कहती हैं कि अगर मैं इसकी आप ज्यादातर जो है वो रेंटल इनकम के हवाले से है, तो इसके ऊपर मैं ये आपसे कह दूं कि वहाँ पे जो भी ट्रीटीज हैं, जो आर्टिकल 6 डील करता है ट्रीटीज में, जो हमारे मॉडल की जो ट्रीटीज हैं उसमें यही कहा जाता है कि आर्टिकल 6 ट्रीटी को टैक्स, इसको रेंटल इनकम को डील करता है। इट मे बी टैक्स्ड इन दैट अदर स्टेट, यानी कि जहाँ आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे टैक्स हो जाए, मगर ये नहीं कहता कि सिर्फ वहाँ पे टैक्स होगा। ये कहीं नहीं कहता कि
सिटी में कि सिर्फ वहाँ पे टैक्स होगा। मतलब वहाँ ये आप टैक्स कहता पे है- करेंगे, उस टैक्स का क्रेडिट अपने मुल्क में ले लेंगे। जी, आप जब आपने वहाँ टैक्स दे दिया, आपने वहाँ पे 100 रुपए पे 10 रुपए टैक्स दिया, जी। आप यहाँ पे उस 100 रुपए पे दें। अगर आपका टैक्स 5 रुपए है तो आपने 10 दे दिया, काम खत्म हो गया। मगर अगर आपका टैक्स यहाँ 15 रुपए है तो जी। आप 5 रुपए और दे दीजिए। ठीक है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, और इसमें कहीं नहीं लिखा कि अगर आपने वहाँ दे दिया तो यहाँ नहीं देना। ठीक है, तो आप ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये जो एक लोगों को कन्वर्जन रेट का एक कंफ्यूजन है कि कन्वर्जन रेट जो है अगर आप किसी असासे या किसी आमदनी को जब लेते हैं तो क्योंकि वो एक तो डबल जेपटी हो जाती है, बिकॉज एक तो इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, और ये जो अगर बाहर उनका कोई इनकम है तो वो भी हायर रेट पे आगे कन्वर्जन में कन्वर्ट होकर टैक्स हो रही है। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अन्ना साहब, इनकम टैक्स का जो कानून बड़ा क्लियर है, वो सेक्शन 71 इसमें दी हुई है। वो बड़ा क्लियरली कहती है कि पाकिस्तान में जब आप कोई भी चीज डिक्लेयर करेंगे तो वो पाक रुपीज में करेंगे। ठीक है, जो पाक रुपीज में करेंगे तो फॉरेन करेंसी को आपने पाक रुपीज में के रेट के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर देना है। ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। अब यहाँ अगर आप बात कर लें तो लोगों को शायद ये हो कि जी मेरे पास डॉलर थे, मैंने डॉलर एंड कैश करा लिए, या मेरे पास बाहर की आमदनी थी वो मैंने यहाँ ला के खर्च कर ली, तो आपको लामहला उसको उस रेट के ऊपर करना है जिस तारीख में वो पाकिस्तान में आई या इस्तेमाल हुई या खर्च ली गई या उससे कोई असाजात ले लिए गए। तो वो कन्वर्जन रेट आपको उस रेट के मुताबिक, और ये अगर आपकी आमदनी है तो लामहला इस पे आपको इस कन्वर्जन रेट के ऊपर आमदनी पे देना पड़ेगा। और अगर आपकी आमदनी नहीं है, आपके जिस तरह कहते हैं जी हम बाहर से मेरे बेटे ने या मेरे वालिद ने मुझे पैसे भेजे, तो वो एक और चीज है। ठीक है, वो क्लियर है। हाँ, तो वो तो उसकी तो एक अलग है, फॉरेन रेमिटेंस है तो उसकी एग्जिबिशन अपनी जगह है। बट यहाँ पे कन्वर्जन रेट वो होगा जिस दिन आपने पैसे वो कन्वर्ट कराए या आपने बैंक से निकाले। जी, तो ये फिर टैक्स के लिए ऑफर करनी पड़ेगी आपको? अगर ये आमदनी है तो आपको करनी पड़ेगी। सही है, तो ये मतलब कन्वर्जन रेट अगर मैंने वो कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस पर मुझे टैक्स ऑफर करना पड़ेगा। हाँ जी, अगर कन्वर्जन में डिफरेंस रेट आ रहा है तो ये आपका ये कैपिटल गेन्स है, ये आपकी इनकम है। मगर एक मैं आपको बता दूं कि हमारे वहाँ ऐसे ऑर्डर्स मौजूद हैं हायर अथॉरिटीज के, ट्रिब्यूनल के हैं, कि जहाँ वो ये कहते हैं कि जो डॉलर कन्वर्जन रेट है दे आर नॉट योर इनकम, ये आपका कैपिटल एसेट है। मगर इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जो इनकम टैक्स का कानून है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि आपको कन्वर्जन रेट पे करना है। नबी साहब, वो जो ऑर्डर्स हैं वो 79 ऑर्डिनेंस के तहत नहीं है? 2001 में तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई ऑर्डर अवेलेबल है 2001 के आने के बाद? या आपकी बात को मैं इसके बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ये इसी तरह ही है। ये पिछले कानून के मुताबिक थे। ठीक है, इस जो 2001 का कानून है इसके मुताबिक शायद अभी तक ऐसी नौबत ही नहीं आई कि जहाँ कोई कन्वर्जन रेट आ सके। अच्छा, तो अभी कानून क्लियर है कि कन्वर्जन रेट पे जो डिफरेंस है उस पे आपको टैक्स के लिए उसको ऑफर करना पड़ेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सेक्शन 71 बहुत क्लियरली कह रही है कि आपको कन्वर्जन रेट के ऊपर अपना असाजात दिखाने हैं और आमदनी भी दिखानी। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो इस वक्त लोगों के लिए ये जो इस वक्त चैलेंज है वो सही डिस्क्लोजर, क्योंकि FATF भी हमारे पर एक नजर रखा हुआ है और असासों आमदनी के हवाले से, और जो कंबाइंड रिपोर्टिंग सिस्टम है उसकी वजह से ये चीजें छुप तो नहीं सकती। अब देखिए शायद ही कोई मोर्चा होगा तो कोई चीज छुप जाए, मगर प्रॉपर्टी इनकम जहाँ तक मेरी नॉलेज है UAE से, इंग्लैंड से, तो प्रॉपर्टी इनकम की डिटेल्स, प्रॉपर्टी एसेट्स की डिटेल्स आ चुकी हैं। सही है, लामहला FATF के मुताबिक जब हम अभी भी ग्रे लिस्ट में बैठे हुए हैं, जैसे ही हम इसको अपने डिक्लेरेशंस को, अपने चीजें हैं उनको क्लियर करेंगे तो ये सारी चीजें और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में क्लियर हो जाएंगी कि हर चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि बाहर के मुल्कों में जो जिन लोगों के अकाउंट थे ताकि वो अपनी क्लैरिफिकेशन वहाँ पे उनके मुताबिक नहीं देते तो वो अकाउंट बंद हो रहे हैं। जी हाँ, इसका मकसद ये है कि आपको ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपने अपने मुल्क में डिक्लेयर किया है या नहीं किया, या वहाँ का आपने यहाँ डिक्लेयर किया है या नहीं किया। आपको याद होगा कि यहाँ भी अब बैंक अकाउंट खोलने से पहले आपसे KYC में, नो योर क्लाइंट में वो पूछते हैं
कि क्या आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, तो आपकी डिक्लेरेशन को वो मानते हैं कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। सही। तो मेरे ख्याल में जो सूरत इससे इवॉल्व कर रही है वो ये है कि अब आपको अपने डिस्क्लोजर बेहतर करने होंगे, प्रॉपर करने होंगे, और सबसे अहम बात जो है, मैं मतलब इसको अगर कानून से हट के बात करूं तो वो ये है कि अगर आपने टैक्स देना है तो अपने मुल्क में क्यों ना दें टैक्स। एग्जैक्टली। देखिए, मैं इस पे आपसे थोड़ा सा मैं अगर लालच करूं तो हाँ, अपने मुल्क में ही देना चाहिए, बाहर क्यों नहीं देना चाहिए, वो एक और चीज है। मगर कानून के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको अपनी पूरी दुनिया की आमदन के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स देना होगा। ठीक है नबी साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया। फिर हम किसी और प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। और देखा आपने कि नबी साहब ने जो बात की बड़ी क्लियर थी, हमने भी अपने प्रोग्राम में जो बात की सुबह कि ये जो है वर्ल्ड इनकम जो है वो टैक्स होगी, और उस पर जो टैक्स है आपको पाकिस्तान में देना, डिफरेंशियल देना है या पूरा देना है, ये तो जवाब आप कंपटीशन करेंगे, लेकिन देना पाकिस्तान में, देना ही टैक्स आपको पाकिस्तान में पड़ेगा। और इसका फेटफ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसका काफी असर पड़ सकता है। तो इस हवाले से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक। आज के शो में हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम इन पाकिस्तान, और इसी हवाले से आपकी जो भी क्यूरीज हों, जो भी क्वेश्चन हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपकी तमाम क्यूरीज के जो हैं वो आपको जवाब देंगे। ट्वीट शामिल करते हैं अनवर साहब। ये माजिद हयात साहब हैं दुबई से, और इन्होंने कहा है कि जैसे कि स्विस बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए अपने अकाउंट होल्डर से ज़राए नहीं पूछते, क्या किसी ऐसे इकदाम से हमें फ़ायदा नहीं हो सकता? ऐसा कहीं रूल है कि ज़राए ना पूछे जाए? देखिए, स्विस बैंक जो है वो दुनिया में मशहूर है काला धन के लिए, और पाकिस्तान को इसके लिए मशहूर नहीं होना। अच्छा। पहले ही 70 साल में हमने कैश इकोनॉमी रख के लोगों से ना पूछ के अपने मुल्क को जो है ग्रे लिस्ट में ले आए FATF। राइट, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब हमें समझना चाहिए इस तरह की बातें करके हम जो है कोई हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं पाकिस्तानी मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस तरह सोचना चाहिए। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो सब डॉक्यूमेंट हैं, तो हम भी डॉक्यूमेंट हो, हम भी अपना सही टैक्स दें, ताकि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट भी करें और यहाँ के लोगों के मसाइल भी हल हों, यहाँ के लोगों के मसाइल भी हल हों। तो आई होप मजीद हयात साहब आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया होगा। अच्छा, ये कासी जरनाब हैं इंग्लैंड से, और उन्होंने पूछा है कि वो लोग जो हवाला हुंडी से अपने पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम चेक करने का प्रोसीजर है कोई गवर्नमेंट के पास? देखिए, बात यह है कि ये जो हवाला है और ये जो है, ये दुनिया में कोई भी इसको अभी तक कैश नहीं कर सका। अच्छा, ठीक है ना, इसलिए कि पर्सन टू पर्सन पैसे ट्रांसफर होते हैं, राइट। और मतलब और इसमें ये सबको ही पता है ये बात, लेकिन डिटरेंस क्रिएट की जा सकती है। डिटरेंस से जो है वो चीजें कम हो जाएंगी, डिटरेंस से चीजें कम हो जाएंगी। ठीक है ना। अब कोई भी आदमी अगर बाहर रह रहा है और हवाला हुंडी से पैसे भेज रहा है, वो वही समझ रहा है कि मैं बड़ा ही शातिर हूँ, बड़ा अच्छी, लेकिन उसकी जो फैमिली है वो खर्चा भी कर रही है, उसका सवाल तो पूछा जा सकता है। Exactly. उसकी फैमिली का एसेट बन रहा है, उसका सवाल भी पूछा जा सकता है, और उसकी बच्चे जो है वो तालीम हासिल, उनका सवाल भी पूछा जा सकता है। तो जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो उसका जवाब कोई नहीं होगा, फिर कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल। और इसी हवाले से जिस तरह से आप बात परेशानी जो है वो उनके लिए बहुत जिस तरह से आप बात करते हैं एसेट बेस्ड मींस के हवाले से, कि जब भी उसकी बात होती है तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि इस तरह से हम किस तरह जवाब और ये मेरे लिए सियासतदानों के लिए नहीं है। हाँ, ये मेरे हर पाकिस्तानी के लिए बिल्कुल। ये बात आपको अपने लिए भी सोचनी चाहिए कि हमारी आमदनी और सासे को है ना वो रिकंसाइल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये शुमाइला नूर है इस्लामाबाद से, इन्होंने कहा है कि बाहर मुल्क से लाए गए एक्सपेंसिव सामान और गिफ्ट्स की डिक्लेरेशन के लिए कोई कानून है, और है तो उसके बारे में थोड़ा आप इनको गाइड कर दीजिए। देखिए, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, इस वक्त आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन आप जब अगर पाकिस्तान मूव हो रहे होते हैं तो आप बैगेज का डिक्लेरेशन करते हैं, उसमें चीजें लेके आते हैं। और जहाँ तक दूसरी चीज़ों की बात है, जो आपकी पर्सनल चीज़ें, उस पर जो टैक्स ड्यूटी है वो आपको आराम से मिल जाएगी, लेकिन कुछ ग्रीन चैनल से आप आते हैं तो कुछ लिमिटेड हैं जिनको आप नहीं ला सकते, और कुछ को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। इसी तरह करेंसी के हवाले से भी है कि करेंसी भी आपको डिक्लेयर करनी, कैश करेंसी आपको 10,000 की करेंसी है उसको आप एक आदमी के लिए, तो वो आप उसको डिक्लेयर करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि इस पर डिटेल में हमारा प्रोग्राम नहीं है, तो किसी और वक्त बात करेंगे। लेकिन ये कि अगर आप पूरा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। लगेज अगर आप पूरा मतलब आपकी फैमिली मूव कर रही है फ्रॉम तो आप डिक्लेरेशन देते हैं और उसके जरिए आप अपना सामान पाकिस्तान, क्योंकि मुझे लगता है कि
इन्होंने उसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा है ताकि इनका आंसर जो है वो क्लियर हो गया होगा। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी। मुझे मालूम ये करना था कि फॉरेन रेंटल इनकम पे क्या टैक्स है, और अगर कोई रिसेंटली मूव हुआ है बाहर से और उसकी फॉरेन ही उस पर रेंटल इनकम पे टैक्स लगेगा? अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर ये पूछ रहे हैं कि जो फॉरेन रेंटल इनकम है उसके ऊपर क्या टैक्स है, अगर कोई रिसेंटली पाकिस्तान आया उसने मूव किया है तो उसके ऊपर क्या? देखें हमारी स्क्रीन पे भी ये रेट चल रहे हैं और ये 5 से 20% तक ये मुख्तलिफ स्लैब्स हैं और ये वही रेट हैं जो एक आम आदमी पाकिस्तान में किराए से कमाएगा। ओके ठीक है ना, रेट में कोई फर्क नहीं है, रेट में कोई फर्क नहीं, रेट आपका वही होगा आमदनी, क्योंकि आप पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं। हाँ। और आमदनी की जेनरिक भी चेंज नहीं होगी, वो रेंटल इनकम ही रहेगी, तो उस पर जो रेट है वो रेट वही अप्लाई होगा जो लोकल। हाँ, रिसेंटली पाकिस्तान है आप शिफ्ट हुए तो आप शायद पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं हो इस साल में, इस टैक्स फाइनेंशियल ईयर आप प्रोबेबली आप रेजिडेंट नहीं हो। आप अगर टैक्स रेजिडेंट नहीं है तो फिर आपको अगर वहां टैक्स दे दिया तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना। बिल्कुल फौरी जब आप आते हैं तो उस टाइम आपको हमने बताया ना 183 दिन ज्यादा अगर आपको फाइनेंशियल में रहना है, या फिर अब नई जो 1 जुलाई के बाद उन्होंने कहा कि 4 सालों में आपको 365 दिन और करंट ईयर में 120 दिन रहना है। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं, अगर उसमें क्वालिफाई नहीं करते नॉन रेजिडेंट है। लेकिन आप रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं तो मेरा यह वो है कि खदशा है कि आप जो है अभी नॉन रेजिडेंट है और आपको वो टैक्स पाकिस्तान में आपने अगर वहां दे दिया है तो दैट इज सफाइस कि आपकी वो जिम्मेदारी खत्म हो गई है। चलिए जी, आई होप कि उनको उनका जो आंसर है वो जरूर मिल गया होगा। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं असलम प्रवास बात कर रहा हूँ दुबई से। जी जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछ रहा था कि जो हम लोग घर के लिए अपने पर्सनल मोबाइल बेचते हैं उस पर किस चीज का आप लोग टैक्स लगा रहे हैं? अच्छा। जो मोबाइल जो है वो होगा 500 का, जी। तो टैक्स आप लोग इतने लगा रहे हैं उदाहरण के हिसाब से, ये किस हिसाब से आप लोग बंद कर रहे हैं अच्छा फोनों को? ठीक है सर, ये दुबई से कॉल है और इन्होंने कहा है कि ये अपने जो पर्सनल घर के लिए मोबाइल भेजते हैं और आप लोग क्यों इतने टैक्स लगा रहे हैं? सर आप जवाब दीजिए। देखिए इसमें बात ये है कि मोबाइल जो है वो अगर आपके पास एक है तो वो फ्री है, एक से ज्यादा है तो आपको तो यही है कानून। तकलीफ हमें या परेशानी क्यों हो रही है कि आज से पहले ये सब चीजें की नहीं गई हैं, राइट? ठीक है ना, अब ये की जा रही हैं क्योंकि अच्छा की जब मैं जा रहे हैं कह रहा था मुझे अफसोस इस बात होता है हमने खुद नहीं किया। हम IMF के कहने पे, हम FATF के कहने पे कर रहे हैं, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत तकलीफ दे बात है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं 5 मोबाइल भी रख लूं तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो फिर तो ये वो बात नहीं है। लेकिन आपका एक मोबाइल आपका फ्री है और उसके बाद दूसरा मोबाइल जो है उस पर आपको टैक्स देना है, कस्टम ड्यूटी देनी है, जो भी बिल्कुल दूसरे सेल पे फिर आपको कस्टम ड्यूटी जो है वो देनी पड़ेगी। अच्छा, एक और ट्वीट है और ये मैं शामिल करती हूँ। ये अच्छा, ट्वीट शामिल करने से पहले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? जी कराची से बात कर रहा हूँ, मुश्ताक नाम है। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है जी, और वो जब फाइलर बनता है तो जब वो फाइलर बनता है तो उसको जो टैक्स है वो किस तरह से देना पड़ेगा? देखिए अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है तो फाइलर वो बनता है शायद अपने बैंक अकाउंट के लिए, या अगर वो यहाँ कोई आमदनी अर्न कर रहा है उसके लिए। जो आमदनी यहाँ अर्न कर रहा होगा उस पर उसको नॉर्मल जो इस आमदनी पे एक पाकिस्तानी को टैक्स देना है वही टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ बैंक अकाउंट के लिए फाइल बनता है तो अपनी नील आमदनी, कोई आमदनी नहीं है तो नील आमदनी दिखाएगा और रिटर्न फाइल करेगा, फाइल बनेगा ताकि उसकी विड्रॉल्स वगैरह पर टैक्स कम लगे। लेकिन अगर उसकी आमदनी है तो उस पर वो रेट वही अप्लाई होगा जो एक पाकिस्तानी पे होता है। और अगर आमदनी नहीं है तो वो फाइलर बन सकता है। अगर वो चाहता है कि फाइलर रहे, पाकिस्तान के रिकॉर्ड में रहे तो वो फाइलर बन सकता है, लेकिन उस पर उसकी बाहर की आमदनी पे यहाँ टैक्स नहीं होगा। बाहर की आमदनी पे यहाँ टैक्स नहीं होगा। तो आई होप कि जो मुश्ताक साहब हैं उनको उनका आंसर मिल गया होगा। अच्छा, ये कमर शाह हैं और इन्होंने अपना शहर मेंशन नहीं किया और ये पूछ रहे हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डिक्लेयर फॉरेन एसेट्स फॉर अ पर्सन हु हैज नेवर बीन अ पब्लिक ऑफिसर होल्डर और हैज स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ अब्रॉड। देखिए बात ये है कि जब आप ये बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है फैसिलिटी, पाकिस्तान इतना आगे क्यों नहीं गया, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप क्यों हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये दूसरे ममालिक में बहुत पहले आ गई
ठीक। तो उसमें उनको कंट्री में को बेनिफिट हुआ, चीजें नजर आने लगी सही। हैं। जब आप बात करते हैं, शिकायत करते हैं, तो फिर आप टैक्स भी दें। ये दुनिया में इस सारे जो बात हो रही है, कानून यही है कि अगर आप पाकिस्तान बाहर रहें, पाकिस्तान में जब आएंगे, पाकिस्तान में अगर आप टैक्स रेजिडेंट बनेंगे, तो पाकिस्तान में आपको असासे दिखाने पड़े। आमदनी नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है, अब आमदनी के बगैर रह सकते हैं कि आपके सेविंग्स हैं, तो क्या, लेकिन वो आमदनी करेंगे और जो टैक्स बनता है वो टैक्स देंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और ओवरसीज लोगों को तो खास तौर पर आगे बढ़ना चाहिए कि वो पाकिस्तान से बाहर रहें और अपना शेयर कंट्रीब्यूट नहीं कर सके तो अपना शेयर कंट्रीब्यूट करें इस मुल्क के लिए। बिल्कुल, दिस इज द टाइम टू कंट्रीब्यूट फॉर योर कंट्री। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर जो है वो हमारे साथ थे लेकिन उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, ये इनका आंसर तैमूर भट्टी हैं लाहौर से, और ये कह रहे हैं कि इज देयर एनी लॉ फॉर पब्लिक रेजिडेंट्स टू डिक्लेयर हिज फॉरेन एसेट्स एट द टाइम ऑफ परचेज? इज देयर एनी पेनल्टी ऑन लेट डिक्लेरेशन? जी, अगर आप रिटर्न के बाद उसको डिक्लेयर करेंगे, एक फाइनेंशियल गुजर जाएगा तो उसको डिक्लेयर करेंगे, तो उस असासे पे या तो आपको आपके आमदनी अगर नहीं है उस साल में तो उसको कंसीड कहा जाएगा। अच्छा। और वो रहेगा अनएक्सप्लेन्ड है, उस पर जितना टैक्स लगेगा उतनी पेनल्टी होती है। अच्छा। अगर 10% टैक्स आपके नेट में आते हैं तो 10% पेनल्टी लगेगी। अगर आप 30% टैक्स में आते हैं तो 30%। इस तरह मैं मिसाल दूंगा कि अगर 100 रुपए में आपका 30 रुपए टैक्स बनता है, तो अगर वो एसेट आपने नहीं दिखाया तो आपको 60 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, 30 रुपए जो है पेनल्टी भी देने पड़ेंगे। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? लाहौर से राव मुबारक बोल रहा हूँ मैं। जी जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना क्या है जी, बस कुछ प्रपोजल हैं, प्रपोजल हैं बिहार के लिए जी। कि इस मुल्क को जो है हमने 27 रमज़ान मुबारक को हासिल किया अल्लाह के रसूल के फैजान से जी। और हमारे खाने आजम जो है इसे रियासत मदीना कहते हैं। तो रियासत मदीना में ज़कात भी थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि जो भी हुकूमत हो उसकी जो टैक्सेस हो वो भी देने चाहिए जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, दोस्तों से, अपने मैं कौमी तारीख इत्तेहाद का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट लाहौर का, जी। तो कि लोग टैक्स दें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। बहुत शुक्रिया सर, आपकी बात बड़ा अच्छा पैगाम है आपका। बिल्कुल, यही हमारा भी मैसेज है और टैक्स और आपके थ्रू हम लोगों में यही अवेयरनेस देते हैं सर कि जो टैक्सेस हैं वो आपको देने चाहिए ताकि आपकी जो कंट्री है, आपका जो मुल्क है पाकिस्तान तरक्की करे। बस सर, शो का टाइम एंड अप हो गया। टैक्स देना नहीं, सही टैक्स देना जो है, बिल्कुल, ये अपने मुल्क से कमिटमेंट है। पाकिस्तान इस वक्त जो माशी बुरहान का शिकार है, उस बुरहान से इसी सूरत में निकाला जा सकता है कि मैं, आप और हमारे जितने इस मुल्क के लोग हैं वो अपना टैक्स सही दें। अगर ये टैक्स आप देंगे तो इससे पाकिस्तान की बका मुंसलिक है। ये अपने जहन में आपको रखना पड़ेगा कि ये टैक्स देने से पाकिस्तान की बका मुंसलिक है। और अगर आप पाकिस्तान को हंसता फूलता दिखना चाहते हैं, तरक्की करता देखना चाहते हैं, तो अपना सही टैक्स दें। बिल्कुल, अपना सही टैक्स पे किया जाए। टैक्स और आपसे फिलहाल इतना ही। आज का शो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।